नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग आदिकालीन प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखा जाए आदिकालीन या आदिकाल की प्रवृत्तियां। अच्छा, प्रवृत्ति से क्या समझते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आदिकाल की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है। तो आदिकाल की कौन सी प्रवृत्तियां आप जानते हैं? प्रवृत्ति से क्या समझते हैं? कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि आदिकाल की प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। ध्यान देना, ये लिखा गया प्रवृत्तियां, यानी प्रवृत्ति से क्या समझते हैं। बताइएगा आप प्रवृत्ति से क्या समझते हैं, प्रवृत्ति के बारे में बताइएगा आदिकाल की। और इसी को हमने आगे लिखा था विशेषताएं भी समझिएगा। प्रवृत्ति का मतलब बहाव या झुकाव, ठीक है। यानी आदिकाल का झुकाव किधर है, बहाव किधर है ना। आदिकाल का जैसे झुकाव, उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, उसका झुकाव किस दिशा की तरफ है, जिसे आप टेंडेंसी कहते हैं। आप हाँ, टेंडेंसी नाम सुने हैं ना इंग्लिश में, तो यही है प्रवृत्ति। तो आदिकाल की प्रवृत्तियों से क्या समझ गए आप? बहाव, झुकाव। आदिकाल का झुकाव किस दिशा की तरफ है? आदिकाल तो जानते होंगे। आदिकाल के बारे में जो चीज़ें जानकारियाँ बताइएगा आप लोग भी। आदिकाल के बारे में क्या जानते हैं? आदिकाल के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई ना आपको। तो देखिएगा, जब हम देखते हैं आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में, आदिकालीन प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं, तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। क्या आपने कभी ऐसा ध्यान दिया है कि दो भागों में कौन कौन? एक है भाव पक्ष विषयक, यानी भाव पक्ष विषयक। भाव से क्या समझते हैं? भावनाओं संबंधी समग्र बातें, यानी भाव मतलब भाव विषयक, यानी भावनाओं विषयक समग्र बातें। यानी जो आदिकाल की पंक्तियां या आदिकाल की जो रचनाएं हैं, उसमें भावनाओं संबंधी या भाव संबंधी क्या बातें हैं, ये ध्यान देना है। और दूसरा है कला पक्ष, यानी हम इसको दो भागों में देखेंगे, एक भाव पक्ष विषयक और एक कला पक्ष विषयक। अब भाव पक्ष में देखा जाए, भाव पक्ष विषयक में क्या क्या हम देखेंगे कि आदिकाल में क्या बातें मूलतः आती हैं। अच्छा, आदिकाल में अगर हम देखें कि जो हम आदिकाल पढ़ते हैं, तो आदिकाल में अगर रामचंद्र शुक्ल को देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा तो कुछ सोच कर कहा है। यानी नाथ साहित्य, उसी हिंदी साहित्य में आता है ना, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, और एक और है सिद्ध साहित्य। क्यों बोल रहे हैं? सिद्धों की संख्या कितनी है, नाथों की संख्या कितनी है, ये संपूर्ण बातें बताई गई हैं। कुछ जैन रचनाएं भी आपको बताई गई होंगी जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे। तो रासो ग्रंथ को लेते हैं, एक लौकिक ग्रंथ को ले लेते हैं, समझिएगा थोड़ा लौकिक को। यही दो ग्रंथों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का सीमांकन नामांकन करते हैं। बात समझ गए होंगे, यानी उसका एक सीमा बताते हैं कि आदिकाल का समय यहाँ से यहाँ तक है, और ये बातें। तो ये ध्यान देना, अगर कोई भी रचनाकार देखेंगे, अगर आदिकाल का अध्ययन करेगा तो रासो साहित्य में जरूर आएगा। बिना रासो साहित्य को पूर्ण नहीं हो सकता है। हाँ, धार्मिक रचनाओं को ये पुट में जो हिंदी की बातें मिलती हैं कि हिंदी वहाँ से निकल रही है कैसे, उसका अध्ययन करते हैं। अब रामचंद्र शुक्ल की बातें सुनी जाएंगी तो रासो से लेंगे, तो यहाँ काफ़ी चीज़ें कट जाएंगी, जैसे सराहपा बाहर हो जाएंगे। लेकिन अब उन्हीं को, लेकिन ये ध्यान देना है कि जितनी विशेषताएं होंगी रासो को ही केंद्र में रखकर आपकी प्रवृत्तियां विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। देखिएगा कैसे, ये देखिएगा जो यहाँ पर 13 विशेषताएं जो बताई गई हैं, ये समझिएगा 13 विशेषताएं यहीं से संबंधित है, मिला जुला कर ज़्यादातर यहीं पर मिल जाएंगी। कहाँ से? रासो साहित्य से। अब देखिए, पहली विशेषता या पहली प्रवृत्ति समझा जाए, रासो ग्रंथों का प्राचुर्य। यानी ध्यान देना है, रासो ग्रंथों का प्राचुर्य, यानी प्रचुरता बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में है रासो साहित्य। बस आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें वो बताई गई हैं। जैसे रासो साहित्य में आप जानते होंगे खुमाड़ रासो, पृथ्वीराज रासो, और बताइएगा परमाल रासो। ऐसे पढ़ेंगे तो काफ़ी रासो मिलेंगे ना, बस इतने उसमें रासो ग्रंथों की प्रचुरता बहुत ज़्यादा है, यानी प्रचुर मात्रा में है, यानी तो रासो ग्रंथों का प्राचुर्य। बात समझ गए होंगे। एक किसकी विशेषता है या किसकी प्रवृत्ति है? आदिकाल की। उसमें रासो ग्रंथों की मतलब प्राचुर्य, यानी प्रचुरता अधिक मात्रा में है। तो दूसरी, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ध्यान देना है कि आदिकाल में जितने भी, अब देखिएगा चारण या भाट कहा जाए, जितने रचनाकार हुए हैं वहाँ भाट या चारण का इस्तेमाल किया गया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, इसी को आप समझ सकते हैं आश्रयदाता राजाओं, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, या इसी को कह सकते हैं सामंतों की प्रशंसा। यानी या तो सामंतों की प्रशंसा की गई है या आश्रयदाता राजाओं की। बस यहाँ केवल इतना लिख दिया गया है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसको आप पढ़ सकते हैं कि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा या आश्रयदाता सामंतों की प्रशंसा भी। अब ध्यान, प्रशंसा को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वर्तनी कई बार एग्जाम में पूछी गई।
यानी प्रशंसा। तो क्लियर। तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, एक और आश्रयदाता सामंतों की। तो यहाँ बस आश्रय, जिसके आश्रय में रहे उसके आश्रय में उन्होंने प्रशंसा किया है। जैसे आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जानते होंगे, जैसे पृथ्वीराज रासो खुद ही जान रहे हैं, खुमाड़ रासो को देखेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा इसमें हुई है। और फिर देखेंगे अब सामंतों की प्रशंसा में देखेंगे तो जो परमाल रासो है आप जानते होंगे, उसमें आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है। आल्हा उदल जो हैं परमाल के सामंत थे, ठीक है ना। तो अब बात समझ गए होंगे। देखिएगा अगली तीसरी विशेषता, यानी दूसरी क्लियर हो गई। दूसरी विशेषता क्या हो गई? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आगे देखा जाए, वीर गाथात्मक काव्यों की रचना। अब ध्यान देना है, उसमें ज़्यादातर वो उनकी वीरता के उत्साह भरने के लिए रचनाएं करते थे, तो ज़्यादातर रचनाएं क्या हो गई? वीर गाथात्मक हो गई हैं। जबकि रामचंद्र शुक्ल इसी के आधार पर वीर गाथा काल कह दिया है। हाँ, मतलब श्रृंगार का भाव है, लेकिन वीर गाथात्मक काव्य भी उसमें है प्रचुर मात्रा में। इस वजह से ध्यान देना है, रामचंद्र शुक्ल इसी को बताएं कि सबसे ज़्यादा यही है। उसमें उन्होंने श्रृंगार को नहीं लिया, इसलिए उसका नाम कर दिया वीर गाथा काल। तो यहाँ पर एक विशेषता ये वीर गाथात्मक काव्यों की रचना तो हुई है। नेक्स्ट देखा जाए, युद्धों का सजीव वर्णन, यानी जो युद्ध हुए हैं उसका युद्धों का सजीव वर्णन। अब जो कवि या भाट रहा करता था वो समझिए युद्ध स्थल में भी जाया करता था, यानी युद्ध स्थल में जाकर ही युद्धों का पूरा निरीक्षण भी करता था, युद्ध में भाग भी लेते थे। जैसे आप ये जानते होंगे चंद्रबरदाई के बारे में भी, उन्होंने भी युद्ध में भाग लिया है। तो उन्होंने जो युद्ध में देखा सरस वर्णन उन्होंने किया है, कोई अंतर नहीं किया है। यानी युद्धों का सजीव वर्णन है एकदम। अगर उसको स्टडी करेंगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम जैसे लग रहा है आंखों के सामने घट रहा है ये घटना। फिर युद्धों का मूल कारण प्रायः नारी का रहना, ये ध्यान देना है। कुछ लोग इसको नहीं ध्यान दे पाए होंगे, इसको समझिएगा। युद्धों का मूल कारण प्रायः नारी का रहना। अब इसमें क्या है, जैसे आप ज़्यादातर रचना पढ़ेंगे तो यही बातें आपको आएंगी। युद्धों का मूल कारण प्रायः नारी का कैसे रहना है, ये आप जानते होंगे बहुत बातें। कोई बताएगा कोई रचना? जैसे आप पृथ्वीराज रासो ही देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान और किसके बारे में? जयचंद, उसकी पुत्री का नाम जो संयोगिता है उसको लेकर युद्ध होना। तो युद्धों में प्रायः नारी का रहना है, यानी नारी को देखकर। और वहाँ पंक्तियाँ भी आपको आदिकाल में मिलती हैं कि वो कैसे इस ढंग से युद्ध करने पहुँच जाते थे कि जहीं की बिटिया कुंवारी देखी तहीं घर जाय धरे तलवार, जहीं की बिटिया सुंदर देखी तहीं घर जाय धरे तलवार। ऐसी पंक्तियाँ आती हैं कि जहीं घर बिटिया सुंदर देखी तहीं घर जाय धरे तलवार, मतलब युद्ध वहीं शुरू हो जाता था जिसके घर कोई लड़की सुंदर देखते थे। ज़्यादातर युद्धों का प्रायः ज़्यादातर ये बातें आ जाती। आगे देखिएगा, केल क्रीड़ा का सरस वर्णन, यानी श्रृंगारी साहित्य का समावेश। यानी ध्यान देना है, केल क्रीड़ा का सरस वर्णन किए हैं इसमें। जैसे अब हमने आपको बताया कि ये बीसल देवरासों में देखेंगे स्त्री संबंधी इसमें वर्णन है, 12 मासा का वर्णन है, ठीक। और यहाँ पर केल क्रीड़ा का भी बहुत सरस वर्णन किया गया है आदिकाल में। अगर आप चले जाएं विद्यापति को तो वहाँ भी श्रृंगार का एकदम पूर्णता समावेश पाएंगे। और ध्यान देना है कि केल क्रीड़ा में यहाँ तक कि समझिएगा कि जो वर्णन किया गया है कि नखशिख तक वर्णन आ गया है, नखशिख वर्णन भी आ गया है। नखशिख वर्णन मतलब समझ गए होंगे, नख से लेकर पैर के नाखून से कहाँ से बताइएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पैर के नाखून से कहाँ तक नखशिख वर्णन बताइएगा, पैर के नाखून से लेकर कहाँ तक। अब एक पंक्ति मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान देना है। एक पंक्ति बताने जा रहा हूँ जिसमें शशवृता के नखशिख का वर्णन कवि कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? चंद्रबरदाई। समझ गए होंगे। तो देखिएगा पंक्ति को जो मैं आपके आगे बता रहा हूँ, इसमें वो लिखते हैं, चली अनि घनम वनम शुभंत सत्य संघनम विहंग भंग योपुरम चलम यशोभ नोपरम अलीन जथ आवरम मनो विहंग सावरम चुवंत पत्त राज जाउवंत जानी अम्बजा कलिंद सीम केशयम अनंग अंग लोभयम उठंत कुंभ कुच्चयम उपंग कंबि सुच्चयम मनोजरंत बाल की धरीन आन लाल की शुभंति रोमराजयम प्रपील पाति छायजम मनोज कूप नाभ की अलम लोभ आलपी सुरंग शोभ पुंडुरी शरादि काम शुंडरी नितंब तुंग शोभय अनंग अंग लोभय मनौ की रथ रंभ के सुरंभ चक्क संभ के नशादि अंग अंजनम मनो की इंद्र दंपनम धरंत रत इंडियम उपम्बि कंबिटेरियम मनो की रत
रत्तजा चिकंत पत्र अंबुजा। अब देखिएगा वर्णन क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें वर्णन किया गया है कि अपनी सहेलियों के उस समूह के बीच चलती हुई राजकुमारी शशव्रता पक्षियों के समूह में एक अन्यतम अथवा विशेषतम पक्षिणी के समान प्रतीत हो रही है। अर्थात उसकी सुंदरता और श्रृंगार अन्य सखियों की तुलना में उसके व्यक्तित्व के वैशिष्ट अलग ही प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके अंग अंग से प्रिय विषयक प्रेम भाव स्पष्ट रूप से टपकता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात वह लज्जा के भाव से लाल हुई जा रही है। उसके रक्ताभ या अरुणिम कपोलों को देखकर प्रतीत होता है मानो लाल कमल अपनी संपूर्ण सरसता एवं सुंदरता को लेकर खिल रहा हो। उसके यमुना जैसे कृष्णवर्ण केशों के बीच में कढ़ी मांग कामदेव के मान को भी आकर्षित कर रही थी। उसके घट के समान उन्नत तथा उभरे हुए स्तनों को देखकर कविगण अनेक प्रकार की उपमाएं सोचने लगते हैं। राजकुमारी शशव्रता के उन्नत उभरे स्तनों की उपमा देने पर विचार के पश्चात कवि कहता है, उन उन्नत स्तनों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके वक्षस्थल पर ज्वलंत और जड़ाऊ ऊपर को उभरा लालकी नामक शिरोभूषण लाकर रख अथवा जड़ दिया गया हो। उसके तन की रोमावली इस प्रकार शोभा प्राप्त कर रही है मानो तन की चींटियों की पंक्तियां चलती हुई आच्छादित हो रही हैं। राजकुमारी शशव्रता की नाभि कामदेव के कूप के समान सुंदर प्रतीत हो रही है। उसकी सुघड़ सुंदरता देखकर चलते हुए अथवा उड़ रहे भंवरे भी लुभायमान होकर रह जाते हैं। उसकी सुंदर और सुघड़ पिंडलियां कामदेव की शान पर चढ़ाकर तीखी की गई तराशी गई छुरियों के समान सुघड़ सुडौल तथा चमत्कृत कर देने वाली थी। राजकुमारी शशव्रता के सुंदर एवं विकासमान नितंब अपनी सुघड़ता में कामदेव के मन को भी आकर्षित कर देने वाले थे और देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वे रंभा नामक अप्सरा अथवा भगवान शिव के रथ के सुंदर सुडौल चक्र हों, अर्थात चक्री नितंब अत्यधिक सुंदर कामोत्तेजित थे। राजकुमारी शशव्रता के नाखून आदि बहुत ही सुघड़ और सुंदर थे तथा वे देवराज इंद्र के दर्पण के समान उज्ज्वल आकर्षक प्रतीत होते थे। राजकुमारी शशव्रता की ढलान से प्रतीत होती एड़ियां इतनी अनुपम थी कि उन्हें देखकर कविचंद तथा अन्य कविगण उपमा युक्त खोजने सोचने के लिए मजबूर हो जाते थे। ऐसा लगता था मानो वे सुंदर सुडौल एड़ियां रक्त आभा वाले कोमल स्निग्ध कमल पात्रों के समान चिकनी एवं सुंदर थी। अब समझिएगा, यही है श्रृंगारी साहित्य का समावेश। मतलब समझ गए होंगे, नक्सिक वर्णन का भी यहाँ ये भाव मिलता है किसमें, आदिकाल में। समझ गए होंगे। अब देखिए अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन। देखिए अतिशयोक्ति कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अतिशयोक्ति में देखेंगे पूर्णता कौन सा बड़ा सा रहेगा, ये ध्यान देना है। अब अगर अतिशयोक्ति पूर्ण के बारे में कहा जाएगा तो जैसे समझिएगा, जय ही दिन जन्म भयों आल्हा का धरती धसी अढ़ाई हाथ। अतिशयोक्ति अलंकार पढ़े होंगे ना, हाइपरबोल पढ़े होंगे ना। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति किसे कहते हैं बताइएगा, अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। तो अतिशयोक्ति पूर्ण, अतिशयोक्ति से क्या समझते हैं आपसे पूछा जाए तो जहां पर वर्णन इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि बढ़ा चढ़ाकर ना इतना अधिक किया जाए कि वह लोक सीमा में घटित ना हो सके, इसी कहा जाता है अतिशयोक्ति पूर्ण। अब अतिशयोक्ति के बारे में और सुने होंगे कई चीज़ अलंकार के बारे में जो पंक्तियां पूछी जाती हैं आपसे एग्जामों में। तो अतिशयोक्ति पूर्ण जैसे हमने बताया कि जय ही दिन जन्म भयों आल्हा का धरती धसी अढ़ाई हाथ। अब समझिएगा, अब इतना आल्हा जो है वजनदार नहीं पैदा हुए थे कि धरती अढ़ाई हाथ नीचे खिसक गई। कितने वजन के रहे होंगे अनुमान लगाइएगा। तो ये कैसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, बहुत बढ़ा चढ़ाकर ना। जैसे और सुने होंगे बहुत ज़्यादा पंक्तियाँ इधर उधर अतिशयोक्ति, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग सगरी लंका जर गई गए निशाचर भाग। इधर हनुमान के पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, संपूर्ण लंका जलकर राख हो गई और निशाचर भाग गए। पहले आग हनुमान जी की पूंछ में आप जानते होंगे कपड़ा लपेटा गया होगा, फिर आप जानते होंगे तेल में डुबोया गया होगा, इसके बाद आग लगाई गई। हनुमान जी हर जगह आग लगाए होंगे। कभी क्या लिख रहा है, हनुमान की पूंछ में। अब देखिए पूंछ और पूंछ में अंतर ध्यान दीजिएगा, पूंछ और पूंछ में अंतर बताइएगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग सगरी लंका जर गई गए निशाचर भाग। अब आग भी नहीं लगी, लंका जलकर राख हुई। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति, राणा भी इस पर यहाँ सोच रहे हैं तब तक चेतक उस पार पहुँच गया है। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। मतलब घोड़े में एक गुण नहीं है, यहाँ बैठे रहे फिर उड़कर वहाँ पहुँच जा रहा है। आप कहेंगे घोड़ा विशेष, ऐसी कोई बात नहीं। कवि ने उस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा है। जैसे आप कहते हैं रणबीत चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था।
इसमें भी देखिए अतिशयोक्ति का, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब घोड़े के ऊपर खुद ही ऐसे लगा होता, राणा की पुतली भी नहीं फिरी और चेतक मुड़ जाता था। मतलब राणा की पुतली फिरी नहीं, उसकी यहाँ की पुतली भी नहीं फिर पाती थी, लगाम की बात छोड़ दीजिए, तब तक चेतक उधर मुड़ जाता था। इसका मतलब यहाँ भी बहुत अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन है। जैसे हम कृष्ण के बारे में जब वहाँ सुनते हैं, सुदामा का उन्होंने पैर धुला था, कृष्ण के बारे में जो हम सुनते हैं कि जब उन्होंने सुदामा का पैर धुला था तो उसमें पानी परात सो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है कि पत्रा ही तिथि पाइये व घर के चहुपास, नित प्रति प्यवनाई रहत आनन ओ पौजास। अब इसमें बिहारी इतना वर्णन कर रहे हैं कि उस नायिका के घर के इर्द गिर्द जाना होता है तो पत्रा लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि उसके मुंह से इतना प्रकाश निकलता है कि प्रत्येक दिन पूर्णमासी नजर आती है। यहाँ भी किसी स्त्री का सुंदरता पर अतिशयोक्ति किया गया है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। उसके मुंह से इतना प्रकाश नहीं पता निकलेगा कि अंधियारा पक्ष उजियारा पक्ष में अंतर ना आए। समझ गए होंगे। पंक्ति है, पत्रा ही तिथि पाइये, पत्रा से तिथि का ज्ञान होता है, पत्रा ही तिथि पाइये या घर के चौपास, या उसके घर या उसके बगल, नित प्रति प्यवनाई, प्रत्येक दिन पूर्णमासी लगी रहती है, आनन ओप उजास, उसके मुंह से इतना उजाला निकलता है। एक जगह और सुने, औंधाई सीसी भरी लग सुबिरह बिललात, बिचही सूखी गुलाब जल छीटो छुओ नगात। यह भी अतिशयोक्ति है कि कोई मतलब नायिका विरह में अपने प्रिय के जल रही थी, उसकी सहेली आती है और एक सीसी बड़ी सी बॉटल रखी हुई है गुलाब जल की भर कर, वो सोचते विरह में जल रही, उसके सर पर उलट देती है और कर बिच ही सूखी गुलाब जल, बीच ही में वो गुलाब जल सूख कर भाप बनकर उड़ गया, छीटो छुओ नगात, उसके ऊपर एक भी छींटा नहीं पड़ा। इसका मतलब कितना टेम्परेचर रहा होगा। समझ गए होंगे कि अगर आपकी कढ़ाई बहुत गर्म हो, 100% बॉइलिंग हो, तेल या पानी डालेंगे पहुंच जाता कढ़ाई तक, लेकिन यहाँ बता रहा है कभी बीच ही सूखी गुलाब जल, उसके ऊपर जब सर पे डाला गया तो बीच ही में भाप बनकर उड़ गया, छीटो छुओ नगाते, एक छींटा भी उसके ऊपर नहीं पड़ा। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार। किसी नायिका का ऐसा नहीं, मतलब शरीर की जलना या शरीर इतनी गर्म नहीं हो सकती है या बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो सकती है कि ऊपर से गुलाब जल डाला जाए और भाप बनकर उड़ जाए। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे पंक्ति सुने होंगे, कहीं कहीं ये भी मिलती है कि हर हंसी खुशी मांगे आपसे, हर फूल खुशबू मांगे आपसे, इतनी रोशनी हो आपकी ज़िंदगी में, बिजली वाले बिजली कटा के कनेक्शन मांगे आपसे। तो ये भी अतिशयोक्ति हुआ। तो समझ गए होंगे, ऐसी पंक्तियाँ कभी कभी मिलती हैं व्हाट्सएप इत्यादि पे दौड़ते हुए, समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिएगा, अतिशयोक्ति का मतलब समझ, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इसी को कहा जाता है, यानी जहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर, जैसे हमने बताया, जह दिन जन्म भयो आल्हा का, धरती धसी 2.5 हाथ, चलेगा। और देखिएगा अतिशयोक्ति में थोड़ी सी बातें और यहाँ पर जो वीरगाथात्मक काव्यों का वर्णन में जो मिलती ही बातें, वहाँ पर 12 बरस ले कूकर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। अब यहाँ क्या, 12 बरस ले कूकर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो यहाँ पर कौन सी पंक्ति मिल गई, यही तो बातें आ रही हैं। कौन सी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें, कि अगर छत्री हैं तो 18 साल, 12 बरस ले कुकुर, जो कुत्ते का जीवन होता 12 वर्ष तक, 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, 13 वर्ष सियार का जीवन, बरस 18 छत्री जीवे, छत्रियों का जीवन बस 18 साल है। तो इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन जो किया जाएगा, तो इतना केवल 18 साल में मर कट के समाप्त हो जाए, तो ऐसी बातें आएंगी नहीं। चलेगा आगे देखा जाए प्रकृति चित्रण। इसमें प्रकृति चित्रण आया है आलंबन और उद्दीपन दोनों रूप में। अच्छा, आलंबन और उद्दीपन किसका भेद है, आप लोग बताइए कमेंट करके। आलंबन और उद्दीपन जो है किसका भेद है, विकल्प दे दें। चलेगा, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। चलो नहीं समझे, समझेगा। विभाव के 2 भेद होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। ठीक, विभाव किसे, विभाव का तात्पर्य क्या समझते, विभाव से क्या तात्पर्य समझते हैं? विभाव से तात्पर्य है कारण, जो अस्थाई भाव को जागृत एवं तीव्र करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। यानी अस्थाई भाव को, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान देना है। आलंबन के भी 2 भेद होते हैं, अगर आलंबन के आएंगे तो इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन, कोई बताएगा? इसमें एक आता है आश्रय और एक आता है विषय। क्या क्या आता है, आश्रय और विषय। और उद्दीपन की भी 2 भेद कर दिए जाते हैं, कुछ विद्वानों ने कर दिया है। क्या, आलंबन की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण, आलंबन की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। तो बात समझ गए होंगे। हमने बताया कि प्रकृति के दोनों रूपों का, यानी आलंबन और उद्दीपन, जब आपको रस पढ़ाएंगे तो अच्छे समझाएंगे। रस की टॉपिक आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। जो रस की टॉपिक होगी
उसमें ये बात रस को बहुत अच्छे समझाएंगे। तो आपको बस इतने बता रहे कि यहाँ जानेगा कैसे विभाव, यानी जिसके कारण स्थायी भाव जागृत यानी जागते हैं और तीव्र होते हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं जानते होंगे आप लोग, जैसे हमारे अंदर रति है, क्रोध है, घृणा है ना, ये सब स्थायी भाव। इसको जागाने का कारण जो है और तेज करने का जो कारण है उसे कहा जाएगा क्या, विभाव। तो विभाव का मतलब कारण। तो यहाँ पर प्रकृति चित्रण आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में, यानी आलम्बन माने जो उसको हम प्रकृति के रूप में आलंबन के रूप में भी वर्णन कर दिया गया, और उद्दीपन माने उसको बढ़ाने के रूप में क्रिया को भी। तो बात समझ गए होंगे। अगला है दरबारी साहित्य। ध्यान देना, दरबारी साहित्य से क्या समझते हैं। देखिएगा जितना साहित्य लिखा गया है इसमें दरबार में ही रहकर लिखा गया है। तो दरबारी साहित्य इसलिए उनकी जो दौड़ थी बस दरबार तक ही थी मूलतः, यानी जो कवि थे यानी मूलतः प्रकृति में जाकर यदि तो स्थल में निकलते थे, मूलतः प्रकृति में जाते नहीं थे, बस दरबार में राजाओं की प्रशंसा करते थे। एक प्रमुख विशेषता ये भी है दरबारी साहित्य, मतलब एक तरीके से दरबार में ही, दरबार का ही साहित्य, यानी दरबार से संबंधित साहित्य है, बस दरबारी साहित्य समझिएगा। अच्छा, राग दरबारी ऐसी रचना किसकी रचना बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दरबारी साहित्य यानी इसको हट कर आप ना देखेंगे कि जैसे आप प्रकृति में चले जाकर कोई व्यक्ति और लिखा है, बस वो दरबार में बैठे, दरबार के बारे में, से राजा है राजा के बारे में, सामंत के बारे में, मंत्री के बारे में, बस यहीं से मतलब है उनका। ठीक, आगे देखिएगा राष्ट्रीयता का अभाव, यानी उसमें जो आदिकाल में राष्ट्रीयता का अभाव है उसमें यानी 150 गांव को, यानी 100 गांव या 50 गांव को वो राष्ट्र समझने लगते थे, और राष्ट्र था नहीं वो, इसलिए कहा जाए राष्ट्रीयता का अभाव। उसमें राष्ट्रीय भावना नहीं, एक छोटे छोटे राजा एक दूसरे को एक ही देश में लड़ते रहते थे, बस समझ गए होंगे। तो राष्ट्रीयता का पूर्णता अभाव था अगर इसे कहा जाए, यानी राष्ट्र भावना कहाँ आई, आप समझ गए होंगे कि एक राजा दूसरे से हमेशा मारकाट में या अपने ही देश में उलझे रहते थे, और अपने को राष्ट्र समझते थे, छोटे छोटे गाँव को भी, यानी 100 गाँव मिल गया समझते राष्ट्र हो गया, ऐसी कोई बातें हैं नहीं। तो इसलिए अगला है ऐतिहासिक प्रामाणिकता का अभाव, यानी ऐतिहासिक प्रामाणिकता, यहाँ पर इतिहास को बहुत तोड़ा मरोड़ा गया है, समझिएगा। जो चीजें नहीं, यहाँ तक कि पृथ्वीराज रासो को भी जाली ठहराया गया, आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल उसको जाली ग्रंथ ठहराते हैं। तो यहाँ पर ऐतिहासिक यानी ऐतिहासिक प्रामाणिकता का अभाव है, इतिहास से वो टैली नहीं करता है, यानी इतिहास से मेल नहीं खाती वो जो उसका सन दिया गया है, जो समय दिया गया है, और जो कभी कभी राजा शासकों का वर्णन है, माता पिता का नाम भी मिलता है, वो भी क्या करता है, उसमें प्रामाणिक बातें नहीं मिल पाती, वो कुछ और बताता है, इतिहास कुछ और बताता है, यानी ऐतिहासिक प्रामाणिकता का अभाव है उसमें, मतलब अपने मन से तो उन्होंने लिख दिया है। जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम देखा जाए, पृथ्वीराज चौहान में आप जानते होंगे कैसे वर्णन है, तराइन के युद्ध में कैसे हारा गया क्या है। अब वहां पर दिखाया गया है कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी का वध हुआ है, जबकि इतिहास में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत चीज़ें, तिथियां हैं, तारीख है, डेट है, वो भी इस पर टैली नहीं करती है, ऐसे कई रचनाएं हैं। अगला है जनजीवन के चित्रण का अभाव। अब हमने बताया कि दरबारी साहित्य दरबार से ही संबंधित है, तो उसमें गरीब, मजदूर या जो असहाय व्यक्ति हैं उनका कोई जनजीवन से संबंध में कोई मतलब नहीं है कि लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, क्या बातें हैं, बस उनसे तात्पर्य वही राजा, यानी उनका राजा सामंत, यहीं तक का उनका साहित्य रह गया है, बात समझ गए होंगे। यानी जन जीवन का चित्रण वो नहीं उसमें किया गया है, मतलब जो सामान्य जीवन है या जो सामान्य जनता है उसका उनके साहित्य में उल्लेख का स्थान नहीं है। अगला है संदिग्ध प्रामाणिकता। ध्यान देना है, मतलब जितने ग्रंथ हैं रासो साहित्य, ये देखिए पूरे रासो के बारे में ही चर्चा हो रही, उसी को केंद्र में रखकर किया जा रहा है अभी। यानी संदिग्ध प्रामाणिकता, यानी जो प्रामाणिकता है उनमें संदेह बना हुआ है, कितनी रचनाएं अपूर्ण हैं, बहुत से अपूर्ण हैं, बहुत से संदिग्ध हैं, बहुत से अप्राप्य हैं, बस नोटिस मात्र हैं। इस कारण जो रासो साहित्य की रचनाएं मिलती हैं उसके मतलब प्रामाणिकता में संदेह है, यानी संदिग्ध प्रामाणिकता, बात समझ गए होंगे। तो अगर देखा जाए ये 13 जो विशेषताएं मूलतः अगर देखें तो रासो के रूप में लेकर चलती हैं, और यहीं से वीरगाथा काल का नाम भी पड़ जाता है। लेकिन अब देखिएगा उसमें कुछ धार्मिक साहित्य भी है, तो देखिएगा उसकी विशेषता भी है कि धार्मिक एवं लौकिक साहित्य का समावेश, ये भी समावेश यहाँ जोड़ सकते हैं। यानी क्या किया गया है कि उसमें धार्मिक और लौकिक साहित्य का भी समावेश कर दिया गया। जैसे धार्मिक साहित्य में आप जानेंगे नाथ, जैन और सिद्ध लोग धार्मिक रचनाएं भी किए हैं, और लौकिक साहित्य में हमने आपको बताया था लौकिक साहित्य में क्या बातें आती हैं। जैसे लौकिक साहित्य में कोई रचना बताइए, विद्यापति का भी थोड़ा लोक संबंधी बातें आ जाती हैं उसमें भी, यानी अमीर खुसरो को देखिए लोक संबंधी बातें आ जाती हैं उसमें भी। देखिए थोड़ा साहित्य का मतलब इसमें श्रृंगारिक भाव भी है लौकिक साहित्य में। लौकिक साहित्य में ढोला मारूरा दूहा बताया गया है, और क्या बताया गया है, जो लौकिक साहित्य आपको बताया गया उसमें भी श्रृंगार की भावना है, लोक से संबंधित है। जैसे एक पंक्ति मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। पीयू संगम कहा निदड़ी पीयू परीक्षो के मैं बिन्ना बिन्नासिया निद नम्बतिम, यानी पी संगम कहा निदड़ी पीयू परीक्षो के मैं बिन्ना बिन्नासिया निद न एम बनतिम, यानी कोई नायिका कह रही है प्रिय मेरे साथ है तो नीत कहाँ,
उसको देखने में रात चली जाती है, और अगर दूर जाता है तो भी नींद नहीं आती क्योंकि उसके याद में रात चली जाती है। तो कह रहे मैं बिन्ना बिन्नासिया, मैं दोनों प्रकार से विनष्ट हुई, नींद नयम नतिम, ना मुझे नींद इस प्रकार से आती ना उस प्रकार से, यानी जब समझेगा यहाँ लोक की बातें, कुछ चर्चा लोक से संबंधित आ जाती है, यानी सामान्य जनता की भी बातें का उल्लेख हो जाता है। अब एक चीज और समझ गए होंगे, तब ये पंक्तियों को ऐसे ही समझिएगा। इसके बाद अमीर खुसरो की पंक्ति आप सुनेंगे, वो भी लोग बड़ी कठिन है, डगर पनघट की बात समझ गए होंगे ना। तो ये जो पंक्तियां आती है अमीर खुसरो इत्यादि, तो अगर देखेंगे लोक की अवधारणा विद्यापति इत्यादि में मिल जाती है। और धार्मिक साहित्य हमने बताया नाथ, जैन, सिद्ध लोग हैं। फिर उपदेशात्मक साहित्य, अब ध्यान देना है कि जो धार्मिक साहित्य में नाथ, जैन, सिद्ध लोग हैं, इन्होंने अब ज्यादातर उपदेश दिया है, यानी जनता को सुधारने के लिए, सही दिशा पर लाने के लिए। तो ये आदिकाल की, यानी और इसमें और चीजें आप जोड़ेंगे तो मान लीजिए जो नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, लौकिक साहित्य, इसमें और ऐड हो जाएगा। लेकिन मुख्यतः आप देखेंगे यही चीजें हैं, इसमें आप काफी चीजें जान गए होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं, भाव पक्ष देख लिया, अब देखा जाए कला पक्ष विषयक विशेषताएं। आइए अब देखते हैं कला पक्ष विषयक, ध्यान देना है। अभी हम लोगों ने देखा भाव पक्ष विषयक जो का यानी प्रवृत्तियां थी या विशेषताएं थी। अब हम देखेंगे कला पक्ष विषयक। अब कला पक्ष में हम क्या देख रहे हैं, डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग। अच्छा ध्यान देना, कुछ जगह डिंगल पिंगल यहाँ भाषा भी लिख देता है, तो बस गलती बस ये ध्यान देना है, भाषा तो लिख देता है लेकिन ये समझिएगा डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग है, यानी स्टाइल है, स्टाइल इज द मैन, मतलब समझ गए होंगे। अब ये जो डिंगल पिंगल भाषा नहीं है, शैली है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, कुछ यहाँ प्रश्न भाषा लगा के कह देता है, तो ध्यान देना है डिंगल पिंगल शैली है। अब डिंगल पिंगल शैली क्या है, ये ध्यान देना है। डिंगल में क्या होता है, इसमें ये कई बार एग्जाम में कुछ जगह पूछा गया, डिंगल में डिंगने वाली, तो समझिएगा यहाँ पर होगा अपभ्रंश, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, इसको कहा जाता है डिंगल। और पिंगल में क्या होता है, ध्यान देना है, पिंगल में थोड़ा समझिएगा, इसमें कौन सी भाषा जुड़ी होती है पिंगल शैली में, पिंगल में जो होती है इसमें होता है अपभ्रंश, ध्यान देना है, अपभ्रंश प्लस ब्रज, यानी ब्रज भाषा, ध्यान देना है। यानी अपभ्रंश प्लस ब्रज जो है ये पिंगल हो जाएगा, थोड़ी सी ये उतनी मतलब डींगने वाली नहीं, थोड़ी मिठास हो जाती है। अब ये थोड़ी ध्यान दीजिए, डींगने वाली भाषा राजस्थानी है, किसमें अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा क्या कहा जाएगा, पिंगल। तो ये क्या है, शैली है वर्णन करने का। तो इसे शैली में देखिएगा, इन्हें डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग किसमें हुआ है, आदिकाल में। ध्यान देना है, आदिकाल की विशेषता अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग किस काल की विशेषता है या किस काल की प्रवृत्ति है, तो आप बताएंगे आदिकाल, ठीक है ना। और अगर कहीं भाषा भी लिख दे रहा है तो टिक कर दीजिएगा, बात समझ गए होंगे। प्रबंध एवं मुक्तक काव्य, अब जो लोग ध्यान नहीं दे पाते वो भाषा ही वर्ड इसको समझ लेते हैं, प्रबंध एवं मुक्तक काव्य, क्योंकि देखिए भाषा तो अपभ्रंश भाषा है और राजस्थानी भाषा है, तो ये शैली है ना। अब देखिए प्रबंध एवं मुक्तक काव्य रचना, इसमें जो मिलता है वो प्रबंध काव्य के रूप में मिलता है या मुक्तक काव्य में, जैसे आप पृथ्वीराज रासो देख रहे होंगे, और फिर इधर देखेंगे खुमाड़ रासो, परमाल रासो, जो भी चीजें, तो कुछ प्रबंध काव्य है, कुछ खंड काव्य है, कुछ मुक्तक काव्य है। तो मुख्यतः जो रचना है वो प्रबंध और मुक्तक के रूप में मिलती है, क्लियर। जैसे हम देखते हैं जो नाथ, जैन या सिद्ध हैं उनकी मुक्तक रचनाएं भी हैं, क्लियर। जैसे हम सराहपा को कहते हैं तो उनका प्रबंध कोई रचना मिलती नहीं है, तो उनको भी क्या कहते हैं, मुक्तक में रख लिया जाता है, ठीक है ना, यानी मुक्त रचनाएं। चलिए आगे देखिएगा, वीर एवं श्रृंगार रस का समावेश है, सबसे ज्यादा वीर रस फिर श्रृंगार रस, दोनों रसों का समावेश है इसमें, ध्यान देना है, वीर और श्रृंगार रस। जैसे हमने आपको बताया अभी, वीरता के साथ साथ श्रृंगार, या तो वीरता में युद्ध हो रहा है या तो वही श्रृंगार के भाव में, पूरी बातें समझ गए होंगे। हाँ, जब हम देखते हैं जो संत लोग उनकी रचनाओं में शांत रस मिल जाता है, लेकिन मूलतः यही वीर और श्रृंगार रस। अगर आपसे पूछा जाए किस काल की विशेषता है, किस काल की प्रवृत्ति है, आदिकाल। प्रायः सभी अलंकारों का समावेश, यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार सभी में है। शब्दालंकार ध्यान देना है, कुछ लोग क्या करते हैं शब्दा अलंकार कर देते, गलत हो जाता है, और अर्थालंकार, अर्थालंकार। अब यहाँ अर्थ धन अलंकार कीजिए तो शब्द धन अलंकार, यानी शब्द अलंकार जब संधि करेंगे, शब्दा कोई शब्द नहीं होता है, अर्था भी कोई नहीं होगा, तो आप या तो एक में करके ऐसे लिख लीजिए जैसे एक में लिखा गया है शब्दालंकार और अर्थालंकार, और अगर आप लिखेंगे शब्दा अलंकार अर्था अलंकार तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। किंतु अत्युक्ति और अतिशयोक्ति जो अभी मैंने बताया है की प्रधानता है, यानी इस काल में अत्युक्ति अलंकार
और अत्युक्त जानते होंगे, जहां इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वो मतलब हंसी का पात्र बन जाए, मतलब हंसी बातें, हास्य की बातें उत्पन्न हो जाए, उसे कहा जाए अत्युक्ति। जहां बहुत अधिक, जैसे कोई नायिका है, अब वो अपने प्रिय के विरह में इतनी दुबली पतली हो गई, जब हवा चलती है तो 4 हाथ इधर जाती, जब इधर चलती 4 हाथ इधर आती है, तो समझ ये अत्युक्ति में हो जाएगा। और अतिशयोक्ति का मतलब समझ गए होंगे। फिर आगे देखा जाए, अपभ्रंश, मैथिली, खड़ी बोली, ब्रज का प्रयोग, ये भाषाएं इसमें मिल जाती हैं, इर्द गिर्द कहीं ना कहीं इसके घूम जाती हैं भाषाएं। तो जैसे अपभ्रंश भाषा तो मिलेगी ही, मैथिली भी मिल जाती है। अब मैथिली भाषा जानते होंगे, मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है। खड़ी बोली का भी अमीर खुसरो का प्रयोग हो जाता है। कुछ लोग ब्रज भाषा भी बताते हैं, उसका भी पुट है, क्योंकि इसमें जब पिंगल का शैली का प्रयोग करेंगे ब्रज भाषा का असर आएगा। तो समझ गए होंगे, ब्रज का भी प्रयोग हो जाता है, ब्रज भाषा। क्लियर, किसी कोई डाउट नहीं, चलेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा। छंद में देखिए, ये तो भाषा हो गया। अब छंद में देखा जाए, दोहा, सोरठा। दोहा किसे कहते हैं आपको पता होगा, दोहा किसे कहते हैं। अच्छा, ये जो अपभ्रंश भाषा है, यहीं से हिंदी का जन्म भी माना जाता है। अगर आपसे कहा जाए हिंदी की आदि जननी कौन सी है, तो किसे बताएंगे, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है, अपभ्रंश, गलत, संस्कृत। और हिंदी की जननी अपभ्रंश। क्लियर बातें। अब जो संस्कृत से लेकर हिंदी का जो क्रम है, इसको भी नोट करके बताइएगा, चलेगा। और मैथिली जानते होंगे, मैथिली किसकी, मैथिली, मगही, भोजपुरी किसकी भाग हैं, किसकी शाखा, इसको बताइएगा। खड़ी बोली के बारे में जानते होंगे, ब्रज के बारे में जानते होंगे। देखिएगा कितना प्रयोग है आपके आदिकाल में। फिर देखेंगे दोहा किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोहा कैसा छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा कैसा छंद है, अर्ध। कई बार एग्जाम में पूछा गया, दोहा का उल्टा सोरठा होता है और सोरठा का उल्टा दोहा। अब उल्टा का मतलब क्या है, इसके पहले और तीसरे चरण में दोहा में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11। इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है सोरठा में 11-13, ठीक है ना। और छप्पे जानते होंगे, छप्पे के बारे में क्या जानते होंगे बताइएगा। तोटा, तोमर आदि छंदों का प्रयोग इसमें मिलता है, किसमें, आदिकाल में। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां आज इतना ही, शेष आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।